गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले थे मैट्रिक्स का लेक्चर 5, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने वाले थे केसी सिन्हा का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, इसका थ्योरी हम पहले बता चुके हैं, है ना। लेक्चर 4 में इसका थ्योरी बताए हुए हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसका थ्योरी बढ़िया से देख लेना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है, तब समझ में आएगा। वैसे तो इसके बारे में हम बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे कैसे करते हैं दोबारा, लेकिन एक बार लेक्चर 4 जरूर अच्छे से देख लेना है, तभी समझ में आएगा लेक्चर 5। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.2, शुरुआत से देखते हैं, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन है, अभी जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं केसी सिन्हा से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके पास भी बुक नहीं है, सबसे पहले तो बुक ले लो, उसके बाद यहां पे देखना है क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं, जैसे कि अभी एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट पे चलेंगे ताकि बढ़िया से समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना है, a मल्टीप्लाई b निकालना है और फिर b मल्टीप्लाई a निकालना है। चलो निकालते हैं, पहले a b निकालो। a b का मतलब a मल्टीप्लाई b। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 213,410, ठीक है। और b मैट्रिक्स क्या है, पहले a लिखा हुआ है तो पहले a ही लिखना है, उसके बाद b लिखा हुआ है तो उसके बाद ही b लिखना है। जैसे लिखा हुआ हो वैसे ही लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि याद रखना कि पहला जो मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसका नाम होता है प्रीफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। प्रीफैक्टर। और जो सेकेंड वाला जो होता है मैट्रिक्स उसका नाम होता है पोस्ट फैक्टर। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब a मल्टीप्लाई b का अलग आंसर आएगा, अब b मल्टीप्लाई a का अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई b अभी करना है, तो a मैट्रिक्स पहले ही लिखे हैं, b उसके बाद लिखे हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, इसी फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे नीचे। तो ऑर्डर क्या है, 2 रो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के अकॉर्डिंग डाटा कितना है, 2 लाइंस में है, और वर्टिकल लाइंस कितना है, 3 लाइंस है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। 2/3 का मतलब 2 रो और 3 कॉलम्स, ठीक है। इसका बताना 3/2, 3 रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस के रिस्पेक्ट में कितना लाइन में डाटा लिखा हुआ है, 3 लाइंस में, और वर्टिकल लाइंस के रिस्पेक्ट में कितना है, 2 लाइंस। तो 2 यहां पे कॉलम हो गया। वर्टिकल लाइंस का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं ऑर्डर के रूप में। और हम बताए हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो याद रखना कि फर्स्ट वाला का नंबर ऑफ रो और सेकेंड वाला का हमेशा नंबर ऑफ कॉलम ही यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो वाइज और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम वाइज, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1 और बीच में प्लस करते जाएंगे। लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है। तो ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि कभी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे वो तो आगे हम बताएंगे ही, पहले सुन लो ध्यान से। जब भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताए थे ना, क्योंकि तभी संभव है, यहाँ 3 डाटा है तो यहाँ पे भी 3 डाटा तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। तो 3 से 3 में ही ना मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट को फर्स्ट से, प्लस सेकेंड को सेकेंड से, अब प्लस थर्ड को थर्ड से, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, बताए थे। और फर्स्ट को हमेशा रो वाइज और सेकेंड को हमेशा कॉलम वाइज बता रहे हैं कैसे कैसे, ध्यान देना। तो अभी कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, फिर से बताना क्या क्या बताए हैं। कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट को प्री फैक्टर कहते हैं और सेकेंड को पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो बता दी, चलो इसको मिटा देते हैं, अभी इसका काम नहीं है, अभी बस समझा दिए थोड़ा सा थ्योरी। हाँ, एक चीज और बताए हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट का हमेशा रो वाइज और सेकेंड का हमेशा कॉलम वाइज, याद रखना है इसको। फर्स्ट का हमेशा रो वाइज, सेकेंड का हमेशा कॉलम वाइज। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, 2 रो, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस तो 2 रो हो गया, और 3 वर्टिकल लाइंस मतलब 3 कॉलम हो गया। इसमें 3 रो 2 कॉलम, इसी को ऑर्डर कहते हैं। नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स जो लिखते हैं ना नीचे में, उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं 2/3,
इसको पढ़ेंगे 3/2, बाई पढ़ते हैं यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्म, है ना। तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, इसका रो वाइज हम बताए हैं, इसका कॉलम वाइज। तो चलो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करो, तो 2 को 1 में तो 2, फिर बीच में प्लस करना है, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15, है ना। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, हमेशा इसमें रो वाइज, इसमें कॉलम वाइज। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, आप सेकंड कॉलम में करो। याद रखना इसमें हमेशा रो वाइज, इसमें हमेशा कॉलम वाइज। और कैसे काम करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट से, प्लस सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई, प्लस थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई, लिख दिए। अब इसी रो को अगले कॉलम में करना है, मतलब इसका सारा कॉलम खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड में करो और उसी के आगे लिखो, क्योंकि इसके आगे वाला ये कॉलम है तो इसके आगे लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0। तो ध्यान देना है, इस रो से जब हम कॉलम में किए हैं तो यहां लिखे हैं, फिर इस रो से आगे वाले कॉलम में किए हैं तो उसके आगे लिखे हैं, है ना, और बीच में प्लस का साइन दिए हैं। फिर अब सेकेंड का बारी आया, है ना। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 4 से 1 में तो 4 प्लस 1 से 0 में तो 0 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 0। अब इस रो से आगे कॉलम में देंगे तो इसके आगे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई -1 -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0। कितना आंसर आया, 17 0 4 -2 2/2। तो लास्ट क्लास में बताए थे कि जब भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का हमेशा रो वाइज लेते हैं। पहले फर्स्ट का फर्स्ट रो लेंगे और इसका सारे कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में तो यहाँ लिखेंगे, आगे वाले कॉलम में तो उसके आगे लिखेंगे। अब नीचे वाले रो से करेंगे तो उसके नीचे लिखेंगे, और उस नीचे वाले रो से अगले कॉलम में करेंगे तो उसके आगे लिखेंगे। पैटर्न को फॉलो करना है हमेशा एक ही टाइप से, है ना। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में यहाँ लिखे हैं, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में तो उसके आगे लिखे हैं। अब इसके नीचे वाला डाटा है तो इसके नीचे लिखे हैं, इससे इसमें तो यहाँ लिखे हैं, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस किए हैं तो यहाँ लिखे। तो दो मैट्रिक्स में तभी मल्टीप्लाई संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। नहीं तो यहाँ 3 आ जाएगा डाटा, यहाँ 2 या मान लो 4 डाटा होता, 4 बार यहाँ डाटा होता, तो 3 को कोरस्पॉन्डिंग 3 ही जगह हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, चौथा छूट जाता तो गलती हो जाता, मतलब संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई संभव है। और जो नया वाला फॉर्म आएगा उसका हमेशा ऑर्डर क्या होगा, जो फर्स्ट का रो होगा वही नए वाले का रो होगा, और जो सेकेंड वाले का कॉलम होगा वही जो आंसर आएगा उसका नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। क्या बोले हैं, आंसर का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा एक ही चीज होगा, ठीक है। आंसर का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा एक ही फॉर्म आएगा, क्या, जो फर्स्ट का नंबर ऑफ रो था वो इसका रो हो जाएगा, और जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स है वही आंसर का नंबर ऑफ कॉलम्स होता है ना। ये हम बताए भी थे तुम लोग को कि मान लो 2 मैट्रिक्स फॉर्म है, इसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट लिखा हुआ है, तो मान लो ये है 2/3 और दूसरा मैट्रिक्स है 3/4 का, इसके अंदर 2 रो 3 कॉलम है। अब मान लो इसके अंदर 3 रो 4 कॉलम है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट का जो रो होगा वो इसका रो हो जाएगा, और सेकेंड का जो कॉलम होगा वही आंसर का भी कॉलम होगा। और मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड के नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो यहाँ तो बराबर लिए हैं, तो यहाँ जो भी आंसर आए, जो भी पैटर्न आए, उससे मतलब नहीं है। जो भी आंसर आएगा उसका नंबर ऑफ रो जो फर्स्ट का नंबर ऑफ रो होगा, और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, जो सेकेंड वाला यहाँ रखे हैं, है ना, जिसको हम लोग पोस्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, है ना, उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वही यहाँ नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे, ठीक है। तो पैटर्न को याद रखना है, लास्ट क्लास में बताए थे, इसको थोड़ा देख लेना है थ्योरी को दोबारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे जो भी थ्योरी लिखवाते हैं उसको अपनी भाषा में लिख लेना है, ठीक है। हाँ, अब जैसे यहां b मल्टीप्लाई a करते हैं, b मल्टीप्लाई a,
अब कैसे कैसे बताए हैं एकदम ध्यान रखना है। बी था 1 -1 0 2 5 0, इसका ऑर्डर हो गया 3 रो है और 2 कॉलम है। रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस के रिस्पेक्ट में और 2 कॉलम होता है वर्टिकल लाइंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ए 2 1 3 4 1 0, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 वर्टिकल लाइंस से, इसलिए नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गया। क्या मल्टीप्लाई संभव है, पहले ये बताओ तो। मल्टीप्लाई संभव है क्योंकि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो है वो बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो मल्टीप्लाई करो, कैसे करते हैं याद रखना, हमेशा फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम वाइज। तो 1 × 2 2 -1 × 4 -4, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 2 2, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इतना मल्टीप्लाई इतना, तो -1 × 4 हो गया -4। फर्स्ट रो से ही अब सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो आगे वाले कॉलम में किए हैं तो इसके आगे लिखेंगे। तो 1 × 1 1 -1, फिर इससे तीसरे वाले में करेंगे तो आगे लिखे हैं तो फिर इसके आगे लिखेंगे। तो 1 × 3 3 0, फिर सेकेंड वाले से अगर हम करेंगे इस दोनों में तो 0 × 2 0, इसमें इसे मल्टीप्लाई करो, +2 × 4 8। अब इस दोनों से आगे वाले में करो तो 0 × 1 0 और 2 × 1 2, फिर इस दोनों से आगे करना है तो 0 × 3 0 प्लस 2 × 0 0, फिर इससे करेंगे, है ना। देखना याद रखना, हमेशा इसमें रो वाइज कर रहे हैं, इसमें कॉलम वाइज कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। इसके एक रो के साथ सब कॉलम में करते हैं बारी बारी से, और बारी बारी से आगे लिखते जाते हैं, है ना। पैटर्न को फॉलो करना है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज करोगे। जितना आसान लग रहा है उतना ही भारी पड़ जाता है कभी कभी, है ना। हाँ, और 5 0 से करो इस दोनों में, तो 5 × 2, फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर प्लस, फिर सेकेंड को सेकेंड से 0, फिर इसी दोनों का इसी दोनों से 5 × 1 5 प्लस 0 × 1 0, 5 × 3 15 प्लस 0 × 0 0। इसका ऑर्डर क्या आया है 3/3। हम बताए थे ना, जो फर्स्ट का रो होता है वही इसका रो होगा, और जो सेकेंड का कॉलम होगा वही आंसर का नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। ठीक है, तो देख लो 3/3, 3 रो है और 3 ही कॉलम है। 2 -4 -2 1 -1 0 3 -0 3, बस अब इसको कैलकुलेट कर देना है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया जाए ये तो समझ में आ गया होगा बढ़िया से, है ना। तो क्या क्या बताए हैं कि फर्स्ट का हमेशा रो वाइज करते हैं, सेकेंड का हमेशा कॉलम वाइज करते हैं। पहला फर्स्ट रो से सारे कॉलम में करते हैं और आगे लिखते जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो, और आंसर में ऑर्डर वही आता है जो फर्स्ट का रो होता है और सेकेंड का कॉलम होता है। ठीक है, इतना ही अभी बताएं। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें बच्चा कंफ्यूज करता है। इसको लिख लेना है, आगे मिटा रहे हैं, आगे देखना। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, ए बी निकालना है, बस A × B। ए क्या लिखा हुआ था 2 3 5 और B लिखा हुआ था 1 2 3। अच्छा, एक बार फिर से बताना, फर्स्ट का नंबर ऑफ रो और, है ना, फर्स्ट का ऑर्डर बताना। चलो, ऑर्डर कितना है, 1 रो और 3 कॉलम, और सेकेंड का 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है डाटा, तो 3 हो गया रो, और एक ही कॉलम है, एक ही वर्टिकल लाइन से बन रहा है डाटा का। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई संभव है, पहले ये बताओ तो। हाँ सर, मल्टीप्लाई संभव है। फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर है, क्योंकि ये होता है रो, ये होता है कॉलम, ये होता है रो, ये होता है कॉलम। तो फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर ऑफ रो के बराबर है ना। शुरू में लिखाता है नंबर ऑफ रो फर्स्ट का, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये भी सेकेंड का नंबर ऑफ रो है, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो देखो, तो फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर ऑफ रो के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई संभव है। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, हमेशा फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम वाइज, है ना। तो करो तो 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6 प्लस 5 × 3 15।
तो यहां तो एक ही बार में हो गया इस तीनों से इस तीनों में, तो एक ही ना फॉर्म बन रहा है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट का रो 1 ही था, सेकंड का कॉलम 1 ही था। देख लो, वेरीफाई करने के लिए तुम फर्स्ट का जो रो होगा वो यहां नंबर ऑफ रो लिख देना, और जो सेकंड का कॉलम होगा वही यहां नंबर ऑफ कॉलम लिख देना, और इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा, तो इसमें तो एक ही डाटा आया, मतलब एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसका मतलब सही लिखे हैं, सही फॉर्म आया है। तो इसी में बच्चा कंफ्यूज करता है, कैसे कि सर कैसे करें, हमको समझे में नहीं आ रहा था कि सर 2 को 1 से कर दे फिर आगे लिखे कि पीछे लिखे, वो सोचना ही नहीं है। याद रखना हमेशा फर्स्ट का नंबर ऑफ रो और सेकेंड का नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, फर्स्ट का रो वाइज या सेकेंड का कॉलम वाइज ही मल्टीप्लाई होता है। इससे मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से होता है, इससे इसमें फिर प्लस, इससे इसमें फिर प्लस, इससे इसमें। अब आगे होता कॉलम तब ना इसके आगे लिखते, इसके नीचे भी नहीं था जो नीचे लिखते, मतलब सीधे हो गया एक ही बार में। ठीक है, इसी बात को समझना है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो बहुत आसान, लेकिन नहीं समझ में आता है तो यही कंफ्यूज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सारा क्वेश्चन ही यही है, पूरे चैप्टर में ही यही भरा हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, मतलब है तो बहुत आसान, लेकिन वही बात है कि जब बेसिक कमजोर हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेसिक अच्छे से देख लेना है। लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो भी मैट्रिक्स का भेजे हुए हैं सबको पहले अच्छे से देखो। जो भी क्वेश्चन पीछे का छूटा हुआ है एक्सरसाइज 5.1 का, उसको अच्छे से बनाओ। मल्टीप्लिकेशन का वीडियो हम लेक्चर 4 में भेजे हुए हैं, उसको अच्छे से देख लो। उसके बाद ये सब बारी बारी से देखते जाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो तो सीधे बताओ कि कैसे कैसे बनाएं। हमेशा फर्स्ट का रो से सेकेंड का कॉलम, 0 × 4 0 प्लस 2 × 0 0, फिर उसके आगे लिखेंगे तो इससे इसमें करो, है ना। हमेशा फर्स्ट का रो वाइज और सेकेंड का कॉलम वाइज। तो फर्स्ट कॉलम में कर लिए, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करो, तो 0 × 6 0 प्लस 2 × 0 0, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करो, है ना, 0 × 4 0 प्लस 3 × 0 0, फिर इस दोनों से इस दोनों में करो, तो 0 × 6 0 प्लस 3 × 0 0, है ना। इससे इसमें किए हैं, फिर इससे इसमें किए हैं, सामने सामने वाले को किए हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, है ना, सेकेंड को सेकेंड से, फिर इस दोनों से इस दोनों में भी किए थे, 0 × 6 0 और प्लस 3 × 0 0। ये तो जीरो मैट्रिक्स बन गया, सारा एलिमेंट 0 आ गया। ये 2/2 का जीरो मैट्रिक्स बन गया। ओ ऐसे भी लिख सकते हैं अपने मन से, लेकिन ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है ना, सारा एलिमेंट जब भी 0 होता है उसको हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो कोई बात नहीं, यही आंसर आ गया। अब देखना सेकंड कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 3 2 1। हाँ बताना, इसका भी याद रखना, हमेशा फर्स्ट का रो वाइज और सेकेंड का कॉलम वाइज। मल्टीप्लाई करो तो 1 × 4 4 -3 × 1 3, है ना। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर लिए। आगे कॉलम होता तभी तो इसके आगे लिखते, नहीं लिख सकते हैं, है ना, आगे डाटा है ही नहीं, इसका मतलब अब सेकेंड से करेंगे दोनों में। तो 2 × 4 8 प्लस 1 × -1 -1, है ना। इससे पहले इसमें किए हैं, आगे होता तब ना इसके आगे आगे लिखते। अब नीचे वाले से लिखेंगे इसमें, तो नीचे वाले तो इसके नीचे लिखेंगे, है ना। शुरुआत में बताए थे, फिर से देख लेना है अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो। पहले इससे सारे कॉलम में करते हैं, लेकिन एक ही कॉलम है, मतलब एक ही बार होगा। फिर सेकेंड वाले जो यहाँ पे रो है उससे हम करेंगे कॉलम में। तो सेकेंड से जब भी करते हैं सेकेंड वाले रो से, तो उसके नीचे लिखते हैं ना। तो 2 × 4 8 -1, 8 -1 कितना हो गया देखो तो, 4 - 3 1 8 -1 7। और हम तुमको बताए भी थे इसका नंबर ऑफ रो कितना है, 2/2, सॉरी इसका ऑर्डर कितना है 2/2, और इसका ऑर्डर कितना है 2/1, 2 रो और 1 कॉलम, 2/1। तो मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। बराबर है। और जो आंसर आता है उसका क्या ऑर्डर होता है, जो फर्स्ट का नंबर ऑफ रो होता है और सेकेंड का नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, वही इसका ऑर्डर होता है। तो देखो वेरीफाई करके देख लो 2/1 का है कि नहीं, ये ऑर्डर इसका
2 रो 1 कॉलम, मतलब सही है ऑर्डर, है ना। तो वो वेरीफाई करने के लिए, मिलाने के लिए बस हम बता देते हैं, वो तो सीधे मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ आंसर से मतलब नहीं, हमको लॉजिक भी एक बार चेक कर लेना है कि जो हम एप्लीकेशन बता रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वो सही है कि नहीं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो, और जो आंसर आता है उसका ऑर्डर क्या होता है हमेशा, जो फर्स्ट का नंबर ऑफ रो होगा वही आंसर का नंबर ऑफ रो होगा, और जो सेकंड का नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वही आंसर का नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। ये हम वेरीफाई करने के लिए बता देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये भी तो वैसे ही बन जाएगा, वही ना बताए थे, हाँ वो तो हो गया, आगे बढ़ा जाए। सब वैसा ही क्वेश्चन सब है। तीसरा 2 4 6 1 2 3 कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम। तो यहां देखो पहला रो में तो एक ही एलिमेंट है और इसके भी एक कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो सीधे हो जाएगा 2 × 1, बस इतना ही, है ना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इतना आसान देता है कि उसमें बच्चा कंफ्यूज करता है। यहां भी कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करना है, लेकिन एक ही एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही हो गया। क्योंकि अब आगे वाले कॉलम से करेंगे तो उसके आगे लिखेंगे ना, ठीक है। तो 2 × 2, फिर उसके आगे लिखेंगे 2 × 3, ठीक है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में किए हैं तो 2 × 1, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में किए हैं 2 × 2, अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में किए हैं तो 2 × 3। एक ही डाटा है तो एक एक बार ही लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कर देना कि बीच में अपने मन से प्लस कर देना, बीच में प्लस नहीं करते हैं। बीच में प्लस तब करते हैं जब एक रो में 3 एलिमेंट होता, चाहे एक से अधिक एलिमेंट होता और इसमें भी उतना ही एलिमेंट होता, तब ना इससे मल्टीप्लाई करते फिर नीचे प्लस प्लस लिखते। लेकिन ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, तो अब अगले कॉलम में अगर करेंगे तो आगे लिखेंगे, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। फिर 2 से 3 में करेंगे तो उसको आगे लिखेंगे, फिर नीचे वाला डाटा है तो अब उसके नीचे लिखाएगा। कैसे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 4 × 1, फिर आगे वाले कॉलम में तो इसके आगे लिखेंगे 4 × 2, फिर फर्स्ट है ना सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में तो 4 × 3, फिर 6 से करो, रो से कॉलम वाइज करते जाओ, 6 × 1, 6 × 2 और 6 × रो से कॉलम वाइज। कॉलम में अगर आगे डाटा होता तब बीच बीच में प्लस होता, लेकिन एक रो से एक कॉलम में करेंगे तो वो तो एक ही बार लिखा रहा है क्योंकि एक एक एलिमेंट ही है। 6 × 3, जो भी आंसर होगा वो लिख देना है। ठीक है, ये सब चैप्टर सब आसान है, भारी नहीं है। देखो यहाँ 3/3 का आ गया, ऑर्डर आ गया 3/3। तो फर्स्ट का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितना था, 3 रो 1 कॉलम, 3/1, और सेकेंड का नंबर ऑफ रो 1 रो और 3 कॉलम 1/3। तो मल्टीप्लाई तो संभव था, तभी तो मल्टीप्लाई किए थे। तो मल्टीप्लाई कब संभव होता है, दोबारा बताओ हमको लॉजिक, जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। बराबर है। और जो आंसर आता है उसका ऑर्डर हमेशा क्या आता है, जो फर्स्ट का रो होता है वही आंसर का रो, और जो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होता है वही आंसर वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसका हो गया सारा। अच्छा, सेकेंड वाला भी है, देखो तो फोर्थ, देखो फोर्थ कैसे बनाया जाए। 1 2 3 और 2 4 6। अब इसमें कैसे करें मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो हमेशा पहला जो मैट्रिक्स होता है उसका रो वाइज और सेकेंड का कॉलम वाइज। तो इसमें एक रो है और इसमें एक ही कॉलम है, तो सीधे कर दो 1 को 2 से 2 + 2 × 4। देखो अब रो के अंदर बहुत सारा एलिमेंट आया तब ना बीच में प्लस आया है। यहाँ एक रो से एक कॉलम खत्म हो गया था, इसीलिए बीच में प्लस नहीं आया, क्योंकि उसको दोबारा ना किए हैं फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, इसलिए यहाँ बीच में प्लस नहीं आया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं तो 1 × 2 2 + 2 × 4 8 + 3 × 6 18। बस की तो इतना ही पे खत्म हो गया, कोई बात नहीं, सीधे आंसर आ गया 28 1/1 मैट्रिक्स। एक ही रो है एक ही कॉलम है, क्योंकि ये 1/3 का ऑर्डर था और इसका ऑर्डर था 3/1 का।
तो जब भी नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो बराबर होता है तो मल्टीप्लाई संभव होता है, और जो आंसर आता है उसका फर्स्ट का नंबर ऑफ रो और सेकेंड का नंबर ऑफ कॉलम्स वही उसका ऑर्डर होता है आंसर वाले मैट्रिक्स का। ठीक है, तो देखो ये भी 1 by 1 का ही आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, चलो पहले खुद से दिमाग लगाओ। a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, चलो बनाना कैसे बनाए, प्रूफ दैट, पीटी का मतलब प्रूफ दैट। ठीक है, a मल्टीप्लाई बी जरा करना। a में लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ए मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिए। अब b कितना है, कॉस फाई साइन फाई साइन फाई कॉस फाई। यहां b मल्टीप्लाई ए लिखना है तो b पहले लिखाएगा a बाद में, तो चलो हम यहीं से कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। पहले हम b लिख दिए, उसके बाद हम a लिखेंगे, है ना, यही हमको काम करना है। ठीक है, क्या करना है दोबारा देखो, पहले यहां a मैट्रिक्स लिखे हैं, उसके बाद b मैट्रिक्स लिखे हैं, जो भी दिया हुआ था वो यहां पुट कर दिए। इसमें b पहले लिखना है RHS में, तो b मैट्रिक्स पहले लिख दिए हैं और उसके बाद a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आगे लिख दिए हैं। अब मल्टीप्लाई करके देखो आंसर सेम आता है कि नहीं, दोनों प्रूफ होता है कि नहीं। तो हमेशा फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, तो कॉस a कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, है ना, इससे इसे मल्टीप्लाई प्लस इससे इसे मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई। फिर इस दोनों से आगे करेंगे तो आगे लिखेंगे, तो आगे लिखो कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है, इस दोनों से इस दोनों में किए हैं, बीच में प्लस किए हैं, फिर इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से सेकेंड को सेकेंड से, ऐसे ही करते हैं। अब बीच में प्लस किया है, फिर इसका बारी खत्म। अब इससे करो, इस दोनों से इसमें, इस दोनों से इसमें करो, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकेंड को सेकेंड से, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। फिर इस दोनों से इस दोनों में करो, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। हाँ, यहां देखना है रो से कॉलम वाइज, कॉस, है ना, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा करते जाओ, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा प्लस साइन फाई इंटू साइन थीटा। फिर इस दोनों से इस दोनों में करना है, तो कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस साइन फाई इंटू कॉस थीटा, साइन फाई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस दोनों से इस दोनों में किए हैं, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा प्लस साइन फाई इंटू साइन थीटा। फिर इस दोनों से इस दोनों में करते हैं, ऐसे ही करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई, कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस साइन फाई इंटू कॉस थीटा। फिर इस दोनों से इस दोनों में करो, है ना, फर्स्ट का रो से या सेकेंड का कॉलम वाइज, ऐसे ही चलता है मल्टीप्लीकेशन। अब साइन फाई इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन फाई इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू साइन थीटा। अब इस दोनों से इस दोनों में साइन फाई इंटू साइन थीटा प्लस कॉस फाई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा हमको बताओ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है कि नहीं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला है ना, इसको ए और इसको बी मान लो, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी थीटा माइनस फाई। अब यहां क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला,
ठीक है, देखो फॉर्मूला से भी याद रखना पड़ेगा। साइन इसको ए मान लो है ना, फॉर्मूला के फॉर्म पे रखने के लिए इसको साइन ए कह रहे हैं, इसको कॉस बी कह रहे हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ना। अब यहां देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहां पे भी साइन ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब साइन को पहले बोलो या कॉस को पहले बोलो, उससे अंतर नहीं पड़ता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। अब यहां कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, लिख दिए। अब यहां देखना दोबारा, फिर से कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्म है, तो कॉस ए माइनस बी, यहां पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है क्लास 11th वाला, उस सबको याद रखना है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है। यहां पे भी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। अब यहां कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, तो कॉस में फाई माइनस थीटा लिखो या थीटा माइनस फाई लिखो, उससे अंतर नहीं पड़ता है। बच्चा यहां कंफ्यूज करता है, सर आप ए किसको मान रहे हैं, बी किसको मान रहे हैं, तो कॉस ए हम फाई को मान रहे हैं, इंटू कॉस बी, बी मान रहे हैं थीटा को, तो यहां पे भी फाई को ए मान रहे हैं और थीटा को बी मान रहे हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, मतलब फाई माइनस थीटा लिखना चाहिए था, आप लिख दिए हैं थीटा माइनस फाई, तो कॉस में उससे अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, कॉस ए माइनस बी लिखो या कॉस बी माइनस ए लिखो, दोनों का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कॉस थीटा लिखो या कॉस माइनस थीटा लिखो, दोनों सेम चीज होता है। इसका मतलब तुम है ना, कॉस ए माइनस बी लिखो या कॉस बी माइनस ए लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे ना इसमें से, बी माइनस ए में से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और कॉस माइनस एनीथिंग, माइनस हटा के डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, मतलब कॉस ए माइनस बी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो दोनों सेम चीज होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, कहीं पे भी कॉस थीटा लिखो या कॉस माइनस थीटा बात बराबर है, कॉस ए माइनस बी लिखो या कॉस बी माइनस ए बात एक ही है, बस कॉस में बात एक ही है, साइन और टैन में बात एक ही नहीं है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, वहां माइनस बाहर निकाल के लिखना पड़ता है ना। तो साइन में ऐसा फॉर्म नहीं होता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग पढ़े थे, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, टैन में भी माइनस टैन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस में तुम थीटा माइनस फाई लिखो या फाई माइनस थीटा, उससे अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो यहां हम लिख दे रहे हैं सेंस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए अब देखो तो दोनों बराबर आया क्या, दोनों साइड देखो तो LHS RHS बराबर आया क्या, देखो ध्यान से, बराबर ही है। देखो ये साइन फाई प्लस थीटा, यहां पे भी साइन थीटा प्लस फाई सेम चीज, कॉस थीटा माइनस फाई, यहां पे भी कॉस थीटा माइनस फाई, साइन फाई प्लस थीटा कहो या थीटा प्लस फाई कहो बात एक ही है। अब कॉस थीटा माइनस फाई लिखो या फाई माइनस थीटा लिखो, बात तो एक ही है, इसका मतलब ये इसके बराबर आ गया, क्योंकि इसका लॉजिक हम यहां लिख दिए हैं, है ना, यहां भी लिख दिए हैं, कॉस ए माइनस बी लिखो या कॉस बी माइनस ए लिखो, हम सीधे लिख सकते हैं यहां पे लॉजिक के तौर पे, सीधे याद रखना है इसको, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी माइनस ए हम कह सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तभी तो ऐसा फॉर्म दिखता है, दोनों का लॉजिक सेम ही है। ठीक है, तो दोनों हो गया बराबर, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस हट जाएगा, अपने आप फाई माइनस थीटा आ जाएगा, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब याद रहेगा तो और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये तो प्रूफ हो गया, आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, सब आसान सब है, 1 - 1 0 2 2 3। अब यहां पहले ब्रैकेट का साइन दिया हुआ है, ये ब्रैकेट है ना, इस दोनों का काम पहले करना है।
तो माइनस कैसे करते थे? माइनस करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, तो ऑर्डर तो सेम ही दिख रहा है, ये भी 2/3 का और ये भी 2/3 का। तो कैसे माइनस करते थे? फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, 1 - 0 1। ये तो बहुत सिंपल होता था, है ना। मेन जहाँ जहाँ जो एलिमेंट है उसको माइनस कर देना है ना। माइनस बीच में लगा हुआ है तो 0 - 1 हो जाएगा -1, 2 - 3 हो जाएगा -1, 2 - 1 हो जाएगा 1, 0 - 0 0 और 1 - 2 -1। ठीक है, बस करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है सामने सामने का उसमें माइनस कर देना है सिंपली, है ना। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करना है, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से माइनस करना है। मतलब सेकेंड एलिमेंट नहीं है यहाँ, सेकेंड हम इसको ऑर्डर कह सकते हैं। कौन सा ऑर्डर का है ये एलिमेंट? बताए थे ना, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि ये कौन से एलिमेंट, कौन से ऑर्डर का एलिमेंट है। इसका ऑर्डर क्या है इस एलिमेंट का? जरा बताओ तो, बताओ इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 1 2, है ना। ऑर्डर इस एलिमेंट का है 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसका भी ऑर्डर है 1 2, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो ऑर्डर जब सेम रहेगा तभी ना उसके साथ वो काम करते हैं। माइनस है तो माइनस का काम, 0 - 1 2 - 3। तो सेम ऑर्डर एलिमेंट को सेम ऑर्डर एलिमेंट से ही माइनस कर सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में, देहात भाषा में, कि सामने सामने वाले को हम एलिमेंट को माइनस करते हैं। 1 - 0 जो भी सामने सामने दिख रहा है, सेम जगह पे दिख रहा है, उसको सेम काम करेंगे। 2 - 3 -1, 2 - 1 1, 0 - 0 0, 1 - 2 -1। ठीक है, मतलब सामने सामने काम होता है। प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होता है, जहाँ पे जो एलिमेंट दिख रहा है एकदम सामने सामने, है ना, वही माइनस का काम कर देते हैं, सीधे आंसर आता है। हाँ, मल्टीप्लाई में ना दिक्कत है कि रो से कॉलम वाइज करते हैं, तो वो तो हम बता ही दिए हैं तुम लोग को। इसमें हमेशा रो वाइज काम होगा, इसमें हमेशा कॉलम वाइज। लेकिन पहला काम क्या होगा? रो से सारे कॉलम में कर लेना है बारी बारी से, मल्टीप्लाई और बीच में ऐड करते जाना है ना। ये बताए थे ना। अब इस दोनों से इस दोनों में करो मल्टीप्लीकेशन। 1 से 1 में तो 1, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर -1 × 1 -1, तो माइनस हो जाएगा 1 -1। फिर इस दोनों से आगे करो, आगे लिखना है -1 प्लस -1 × 0 0। अब फिर इस दोनों से इस दोनों में करो तो 1 × -1 -1 -1 × -1 +1। फिर आगे वाले, है ना, रो से। अब इस रो से तीनों कॉलम में करना है, तो दोनों से इसमें करो 0 × 1 0 + 2 × 1 2। इस दोनों से इस दोनों में करो मल्टीप्लाई 0 + 2 × 0 0। इस दोनों से इस दोनों में करो 0 × 0 अब प्लस 2 × -1 -2 हो जाएगा। अब इससे करो, इसमें 2 + 3 × 1 3। इस दोनों से इस दोनों में करो तो -2 + 0। अब इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई करो तो -2 + 3 × -1 -3। ये हो गया 0 -1 0 -2 -5 -2 0 2 5। जो भी आ रहा है उसको लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सब आसान आसान है ना। बना बना के देखना है कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है। हाँ, इसमें भी वही काम करो। इसमें पहले किसका काम करेंगे? इस दोनों का कि इस दोनों का? किसी का भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है तो किसी का भी कर सकते हैं। वैसे याद रखना, आगे लिखवाएंगे प्रॉपर्टी में, कि जब मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग 3 मैट्रिक्स या 3 से अधिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले बी या सी को करो, बी सी को पहले करो, या पहले ए बी को करो, उससे अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, याद रखना, है ना। एडिशन में ऐसा था कि a + b और b + a दोनों बराबर चीज था, दोनों इक्वल आंसर आता था। लेकिन मल्टीप्लाई में a × b और b × a आपस में बराबर नहीं होता है। वो अलग बात है कि कभी कभी संजोग से हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन इसका जो रूल है वो a × b इज नॉट इक्वल टू b × a। ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ हमेशा फॉलो करता है। मतलब पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करो या पहले इस दोनों का, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आंसर जो आना होगा वही आएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब आगे लिखवाएंगे प्रॉपर्टी सब, ठीक है, आगे लिखवाएंगे सारा। हाँ, रो से कॉलम वाइज करो तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में
तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 कर लिए। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में 1 को 1 से, फिर प्लस 1 को 0 से, फिर प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इस तीनों से इस तीनों में मल्टीप्लाई करके लिखो आगे, इस तीनों से। अब इस तीनों का बारी आया, चलो करो। तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0। अब इस तीनों से इस तीनों में करो, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 है ना। इस तीनों से हम क्या क्या काम किए हैं फिर बताओ। इस तीनों से इस तीनों में किए हैं और बीच में तो प्लस का साइन देना है। फिर इस तीनों से इस तीनों में किए हैं सामने सामने, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से। फिर इस तीनों को इस तीनों से किए हैं। अब इसके नीचे तो है ही नहीं कि नीचे का काम किया जाए, मतलब इसका मल्टीप्लाई तो हो चुका। अब इसको मल्टीप्लाई करना था 4 4 4 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। पहले इसको चलो अच्छे से लिख देते हैं। 1 प्लस 0 प्लस 0 1, यहां भी 1, यहां भी 1, 4 4 4 मल्टीप्लाई करो। फिर इसका रो और इसका कॉलम, तो इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो एक बार में ही हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 4, कितना आ गया 12। 1/1 का ही मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 1/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/1 का। तो जो फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम होता है, तो वही तो आंसर का भी रो और इसका कॉलम जो होता है वही आंसर होता है। तो इसका रो है नंबर ऑफ रो 1, तो आंसर का भी नंबर ऑफ रो 1, और जो सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वही आंसर का भी नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ठीक है, तो ये तो एक ही एलिमेंट का आ रहा है मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि 1 रो 1 कॉलम वाला ही फॉर्म आना चाहिए। तो हम लोग करके देखे हैं तो वही आ रहा है, मतलब वेरीफाई भी कर सकते हो कि लॉजिकली ये सही बना रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो ये 7 का 1, पी एक्स मल्टीप्लाई पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी वाई इंटू पी एक्स। ये प्रूफ करना है कि ये तीनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है, शुरू शुरू में पूछता है, लेकिन है तो बहुत ही आसान है ना। देखो अभी बनाएंगे तो लगेगा कि सर कितना आसान था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाए। अब तुम ही बताओ, ये फंक्शन फॉर्म लिखा हुआ है एक तरह से, तो पी एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब पी वाई का मतलब क्या लिखे। अब x के जगह पे मान लो हम यहां पे लिख दिए 30 डिग्री, तो यहां भी रखेंगे 30 डिग्री। मतलब x के जगह पे जो लिखेंगे वही ना यहां पे हम पुट करते हैं। फंक्शन का यही मतलब होता है। वेरिएबल फॉर्म का कोई भी इक्वेशन हो तो x के जगह पे जो यहां पुट करेंगे वही आगे भी पुट करेंगे। तो x के जगह पे यहां y लिखा हुआ है py, तो ये py है, तो x के जगह पे y आ गया तो यहां भी y ही पुट करना है, ऐसे लिखते हैं है ना। py का मतलब ये हो गया py, तो लिखाएगा cos y sin y माइनस sin y cos y। इसका मतलब जो भी यहां पे लिखाएगा वही तो यहां पे पुट होगा, क्योंकि पहले से x लिखाया हुआ है तो x की जगह पे x लिखा हुआ है, तो y लिखेंगे तो x की जगह पे y लिख देंगे हर जगह, है ना। फॉर्म को समझना है। इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई, चलो इसको भी लिखते हैं। अब देखो यहां x की जगह पे लिख दिया है x प्लस वाई, ध्यान देना x की जगह पे लिख दिया है x प्लस वाई, तो जहां पे भी x लिखा हुआ है वहां पुट कर दो x प्लस वाई, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है वही तो यहां सब लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट के अंदर अब x प्लस वाई है, तो हर जगह x की जगह पे x प्लस वाई पुट कर दो, तो cos x प्लस वाई, यहां पे भी sin x प्लस वाई, यहां पे भी माइनस साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई पी वाई। अब फिर से पी वाई लिखो, बस उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। पी वाई क्या है, यहां y लिख दिया तो यहां भी y ही पुट करना है, बताए थे अभी, cos y sin y माइनस साइन वाई कॉस वाई।
अब पी एक्स का मतलब यही फॉर्म कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू निकाल के देखो आंसर सेम आता है कि नहीं। रो से कॉलम वाइज कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर सेकेंड को सेकेंड एलिमेंट से माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस करके सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई, इससे इसमें साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर इस एलिमेंट से इस दोनों में करो तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इस दोनों से इस दोनों में किए हैं, फिर इस दोनों से इस दोनों में करो तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स टू कॉस वाई। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, अब बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है, फिर सेकेंड रो को लिखे हैं फर्स्ट कॉलम से यहाँ लिखे हैं, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से तो उसके आगे लिखे, नीचे वाले फॉर्म का नीचे लिखा जाता है ना। लिख लिए, अब ये तो सीधे उतार दो, कॉस एक्स प्लस वाई ये वैसे ही लिख दिए जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दिए। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, जगह का कमी हो गया है। अब यहां भी मल्टीप्लाई करो, इस दोनों से इस दोनों में करो तो कॉस वाई इंटू कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर सेकेंड को सेकेंड एलिमेंट से तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, बीच में प्लस का साइन होता है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया तो माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब इस दोनों को इस दोनों से करो, कॉस वाई इंटू साइन एक्स, कॉस वाई इंटू साइन एक्स, फिर प्लस, फिर सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, साइन वाई इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इस दोनों से इस दोनों में करो मल्टीप्लाई, तो साइन माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में वैसे प्लस पड़ता है लेकिन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फॉर्म आएगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। देख लो बढ़िया से, इससे पहले किए हैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, है ना, मल्टीप्लाई करते जाओ और बीच में प्लस का साइन, तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से तो कॉस वाई इंटू साइन एक्स अब प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में तो माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो वही प्लस माइनस माइनस हो गया है। अब इस दोनों से इस दोनों में करो तो माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, इससे इसमें करेंगे तो प्लस कॉस वाई इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब देखो ध्यान से आ गया फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हम लोग जानते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है ना, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री से यहां पे इसको हम कह सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, तो बिना ट्रिग्नोमेट्री का काम नहीं चलने वाला है क्लास 12th में। ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद कर लेना पड़ेगा, कम से कम ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में सबको एक कॉपी में एक जगह इकट्ठा लिखो और उसको याद कर जाओ। ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, चाहे यहाँ भी कह सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म, तो साइन वाई प्लस एक्स या साइन एक्स प्लस वाई, बात बराबर है। तो फॉर्मूला याद रहेगा ना तो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कैसे लिखें।
तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी। अब इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर से आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान देना यहीं पे दिखा देते हैं माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन लेंगे दोनों में से तो यहाँ हो जाएगा ना प्लस का साइन, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिए तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर से आ गया साइन ए प्लस बी वाला फॉर्म। और यहाँ पे देखो तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये तो होता ही है कॉस ए प्लस बी। देखो ना ध्यान से, जो यहाँ लिखा हुआ था वही यहाँ लिखा हुआ। हाँ, कॉस बाद में लिखा गया, माइनस साइन वाला फॉर्म बाद पहले, तो उससे तो अंतर नहीं पड़ेगा, ये लाइन सेम है, तो ये भी तो वही कहलाएगा ना कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी, ये दोनों लाइन सेम है। देख लो बढ़िया से, इज इक्वल टू दिस फॉर्म, ये तो सेम ही है, ठीक है, ये तो वैसे ही लिख दिए हैं, दोनों मैच कर गया। अब इसका भी फॉर्म बनाओ ना, इसका भी फॉर्म बनाओ, चलो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी, यहां भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहां बीच में प्लस हो जाएगा, और यहां बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी। साइन वाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वाई लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी, ठीक है। हाँ, यहां देखना, यहां पे भी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहां पे भी साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, और यहां कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी वाई प्लस एक्स, ठीक है। तीनों बराबर हो गया, प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एक्सरसाइज 5.2 हमें स्टार्ट कर दिए हैं, 7 तक बता दिए हैं, सारा फॉर्म लगभग सब टाइप का फॉर्म बता दिए हैं, पहले खुद से बना के देखना है ना, आएगा बना के देखना। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।